नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान की जो किताब है, उनके अभ्यास प्रश्न हम हल करेंगे। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, उनका जो राजनीति से संबंधित जो पाठ है, यानी कि राजनीति संबंधित किताब है, उनके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। और पाठ है पहला, भारतीय संविधान। यानी कि राजनीति की जो पुस्तक है, उनका भारतीय संविधान जो पाठ है, उसके हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पाठ के बीच में से पूछे गए प्रश्न हैं, उनके भी उत्तर साथ में दिए गए हैं और आगे है वो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो जो पाठ है, उनके बीच से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, उसको वो पहला प्रश्न है कि अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत यानी कि शब्द से आप क्या समझते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दें। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर फुटबॉल खेल का उदाहरण लेते हैं। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी ने बाँह से गेंद को छू लिया तो उसे फाउल माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं और इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के कुछ मूलभूत नियम होते हैं और उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। इसी प्रकार मूलभूत से तात्पर्य यह है कि जो अति आवश्यक हो और किसी भी चीज़ से जुड़ने के लिए मूलभूत नियम पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक स्वतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। अब नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते हैं और उनके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते क्योंकि उसमें आदर्श नहीं है जो वे नेपाल के लिए चाहते हैं और जिनके लिए वे लड़ रहे हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। तो इसका हो जाएगा कि मॉनिटर सुरेश एक दबंग किस्म का लड़का है। ये पाठ से पूछे गए प्रश्न है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है। जब उसकी क्लास टीचर अचानक किसी काम से बाहर जाती है तो वह सुरेश सब बच्चों को ख्याल रखने के लिए बोल कर जाती है और वह उसकी बजाय अनिल नामक विद्यार्थी से झूठी शिकायत करता है कि वह शोर मचाकर सभी बच्चों को परेशान कर रहा है और क्लास के टीचर सुरेश मॉनिटर की बात मानकर अनिल को सजा देती है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। तो नेक्स्ट इसका हो जाएगा कि जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है और गए है जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसे किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। नेक्स्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त चित्र कथा पट में कौन लोग अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक गुट द्वारा किए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त चित्र कथा पट में लड़कियां अल्पसंख्यक में हैं और लड़के क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन लड़कियों का बास्केटबॉल खेलने का मन था। जब काफ़ी समय तक कोई हल नहीं निकला तो शिक्षकों ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष हाथ उठाकर अपनी राय बताएं। लड़कों की संख्या ज़्यादा होने के कारण लड़कियां हार जाती है और इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा किए गए फैसलों से अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है। नेक्स्ट छठा है, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते।
तो इसका आंसर हो जाएगा शबनम को परीक्षा के लिए 2 अध्याय पढ़ने थे, लेकिन उस समय उसका पसंदीदा टीवी कार्यक्रम है वो भी आया हुआ था और उसने दुविधा का हल निकाला कि आज की रात अगर कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो उसका मन नहीं ललचाएगा, इसलिए वह टीवी देखने की जगह अध्याय पढ़ती है और अगले दिन परीक्षा में ज़्यादा सवाल उन्हीं 2 अध्याय में से आते हैं, इसलिए वह खुश होती है कि अच्छा हुआ मैंने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में मैं भी यही करता। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है, पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं और भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है और राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो इसका क है यदि 13 साल के एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो इसके जो मौलिक अधिकार है हमारे 6, उनमें से इसमें शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है ख, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इससे हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। उसके बाद में ग है, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसका हो जाएगा सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों का उल्लंघन। नेक्स्ट है घ, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो इसका हो जाएगा समानता के अधिकार का उल्लंघन। उसके बाद में आते हैं अभ्यास प्रश्न, यानी कि जो पाठ के हमारे पीछे दिए हुए जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसके हल। तो ये है अभ्यास प्रश्न। उसका पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत कई कारणों से होती है, जैसे किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए संविधान का होना अनिवार्य है। संविधान सरकार की शक्ति तथा सत्ता का स्रोत है। संविधान सरकार के ढांचे तथा सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्यवस्था करता है। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंध निर्धारित करता है। संविधान सरकार और नागरिकों के संबंधों को निर्धारित करता है। संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसके द्वारा समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए 2 दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा नेपाल के ताज़ा अंतरिम संविधान में से लिया गया है, यानी कि 2 हिस्से हैं। तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं। 1990 का भारत का जो नेपाल का संविधान है वो भाग 7 यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा तो ये है और उसके बाद में दूसरा हिस्सा है 2007 की जो अंतरिम संविधान है जो भाग 5 उसकी कार्यपालिका, ठीक है। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 35 है वो कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियों महामहिम नरेश मंत्रिपरिषद में निहित होगी और अनुच्छेद 37 है वो कहता है कार्यकारी शक्तियाँ नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कि 1990 के संविधान के अनुच्छेद 35 के अनुसार नेपाल में सभी कार्यकारी शक्तियां पूर्ण रूप से नेपाल के राजा में निहित थी, अर्थात शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। राजा राज्य का अध्यक्ष होने के साथ साथ सरकार का भी अध्यक्ष था। वह सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता था और उसकी शक्तियाँ वो असीमित थी। परंतु 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार कार्यकारी शक्तियाँ वो मंत्रिपरिषद में निहित है। कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम से संचालित की जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करता है और वास्तव में परिवर्तित परिस्थितियों में एक नए संविधान की बहुत अधिक आवश्यकता है। पुराना संविधान देश के आदर्शों को प्रतिबिंबित नहीं करता, इसलिए नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए संविधान की आवश्यकता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न,
अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रजातांत्रिक देश में सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलती है, और भारत में वैधानिक एवं कार्यकारी शक्तियां लोगों द्वारा निर्धारित प्रतिनिधियों में निहित है। यह बहुत आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की सेवाओं के लिए शक्तियों का प्रयोग करें। उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि पर कुछ संवैधानिक एवं कानूनी प्रतिबंध होने चाहिए। यदि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तब वे शक्तियां का अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करेंगे तथा लोगों की सेवा नहीं करेंगे। संविधान कई प्रकार से निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को नियंत्रित करता है। सामान्य तौर पर नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है और इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। यहाँ इसका क पहले का, यानी कि क में है कि एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 पुरुष है। तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी भी विद्यालय में 30 अध्यापक है तो उसमें से 10 महिलाएं और 20 पुरुष है, तो इसमें महिलाएं अध्यापक है वो अल्पसंख्यक है, और पुरुषों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और कहीं किसी बात पर फैसला लेना हो तो उसकी बातों को दबाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ख के अंदर है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी धर्म में बुद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक है, इसलिए बहुसंख्यक को बुद्ध धर्म मानने वालों के विचारों एवं धर्म का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है ग, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। तो यहाँ पर एक कारखाने में भोजन में मांसाहारी अल्पसंख्यक है, क्योंकि 80% शाकाहारी है तो कम होंगे वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ज़्यादा होंगे वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। इसलिए शाकाहारियों को, जो बहुसंख्यक है, मांसाहारियों के विचारों को आदर करना चाहिए। उसके बाद में घ, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से। तो यहाँ हो जाएगा, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिसमें से 10 छात्र समृद्ध परिवारों से नहीं है, वे अल्पसंख्यक है, इसलिए बहुमत जो कि संपन्न परिवारों से है वे बहुसंख्यक है, उन्हें अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के विचारों का आदर करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के कुछ यानी कि नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के कुछ आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्य लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ ये सारणी दी गई है। जो नेपाल वाला था वही है यहाँ दूसरा प्रश्न, वो यहाँ दोबारा रिपीट हो गया है, ये देख लीजिए आप। सारणी के रूप में, ऊपर सारणी के रूप में नहीं दिया गया था, यहाँ सारणी के रूप में दिया हुआ है 1990 के संविधान भाग 7 और उसके बाद में कार्यपालिका और 2007 अंतरिम जो संविधान भाग का 5 है उसका। तो ये अनुच्छेद 35 और ये उसका अनुच्छेद 37, ये दोनों एक जैसे है, तो लेकिन उसमें अंतर क्या क्या है वो आप इसको देख लीजिए पाउज करके, और उसी का ये उत्तर दिया गया है। यहाँ कुछ प्रश्न है वो रिपीट हो गए हैं, बुद्ध धर्म और ये सब नीचे देखिए, ये 5वां प्रश्न दोबारा, ठीक है, ये मैंने पढ़ दिया है। नीचे देखिए बाएं कॉलम में देखिए ये सारणी दी हुई है, आयामों की सूची बनानी है। दूसरे कॉलम प्रत्येक आयाम के 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में ये आयाम क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये हमें लिखने हैं, जैसे मुख्य आयाम और उसके महत्व। तो पहला है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और संसदीय शासन पद्धति, ठीक है, इसका हमें आंसर देना है। तो ये यहाँ सारणी दी हुई है। तो सबसे पहले है मुख्य आयाम संघवाद, और इसका महत्व क्या है? संघवाद, तो संघवाद का महत्व, संघवाद आवश्यक है क्योंकि यह राष्ट्रवाद की भावना और क्षेत्रीय विचारों को समाहित करता है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा, सरकार के 3 अंग है, विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के किसी अंग के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए
संविधान कहता है कि सरकार के तीनों अंग अलग अलग तरह से शक्तियों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में तीसरा आयाम है मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विकास को प्रोत्साहित करता है। और उसके बाद लास्ट आयाम है संसदीय शासन पद्धति। तो संसदीय सरकार अधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि इस प्रकार की सरकार में लोगों का भी भाग होता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिसकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देश से लगती है। जो बांग्लादेश के पड़ोसी है, और जो राज्य भारत के और भूटान के पड़ोसी है, और जो नेपाल के जो पड़ोसी राज्य है उसके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, और यहाँ भूटान, और यहाँ नेपाल, ये तीनों हैं। और इसके जो बॉर्डर पर यानी कि इनके पास में जो ये राज्य है, ये राज्य है, ये इसके पड़ोसी राज्य है, तो इनके हमें नाम लिखने हैं। और ये तो हो जाएंगे नेपाल के। और यहाँ भूटान है तो भूटान के ये हो जाएगा एक राज्य, एक ये हो जाएगा, और एक ये, और एक ये। और उसके बाद में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के पास में ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये है, ठीक है, और ये राज्य है, इनके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर आप मानचित्र में भी देख सकते हैं और नीचे लिखे भी हुए हैं। तो सबसे पहले है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में भूटान के जो पड़ोसी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। और नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं वो हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल की पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि भूगोल की नहीं, जो राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि जो पाठ पहला है उसके जो अभ्यास प्रश्न है उसका हल था। और सब के सब जो आंसर है वो मैंने बता दिए हैं। इसी प्रकार के हल के लिए, अभ्यास प्रश्नों के हल के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।